बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो। कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों जो ये हर 5 साल बाद फेंकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 हटा देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे, राम मंदिर बनवा देंगे। इनफैक्ट ये राम मंदिर वाली चीज तो 1996 से चली आ रही है। नमस्कार, सर्चनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं अतुल मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि YouTube पर काफी दिनों से प्रसारित हो रहा एक ऐसा वीडियो जिसमें भारत की वर्तमान सरकार को डिक्टेटर बताया जा रहा है। ऐसा क्यों? ये यूट्यूबर कह रहा है कि देश में इलेक्शन है और केजरीवाल जी जेल में हैं। अरे भाई, आखिर इस लॉयल बॉय को जो कि जर्मनी में बैठा है उसकी क्या समस्या है? क्या खास जुड़ाव है इस केजरीवाल जी से, इस व्यक्ति का? तो इस वीडियो में एक एक तथ्य को हम अनलॉक करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस व्यक्ति ने जो भी फैक्ट्स डिक्टेटर कहने के लिए इस्तेमाल किए हैं वो कितने सही हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हर एक तथ्य को अनलॉक करने की कोशिश करते हैं। यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया हो, और वो भी तब जब कोर्ट में कोई गुनाह साबित तक नहीं हुआ। जर्मनी में बैठा जर्मन बॉय कह रहा है कि अभी तक गुनाह साबित नहीं हुई है। जरा देखिए, न्यूज 18 में छपी एक रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है कि 338 करोड़ का घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो साबित हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो मनीष सिसोदिया पर। वहीं सत्येंद्र जैन पर भी प्रथम दृष्टया दोष साबित हो रहे हैं, इसीलिए इन्हें अभी तक कोर्ट से जमानत तक नहीं मिली है। तो आखिर इस जर्मनी में बैठे इस जर्मन बॉय को ये चीजें क्यों नहीं दिख रही हैं? शायद इसलिए नहीं दिख रही होंगी कि जो चीजें अखबारों में और जिस चीजें यहाँ की न्यायपालिका में हो रही हैं शायद उसे दिखाई न दे रही। कोई मनी ट्रेल नहीं है। इनफैक्ट इस पॉलिसी से देश की जनता को फायदा हुआ, क्योंकि सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया था इस पॉलिसी की वजह से, जिसको बाद में इस्तेमाल किया जा सकता स्कूल और अस्पताल बना। अगर सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया था और स्कूल कॉलेज खोले जा सकते थे, तो फिर नवंबर 2021 में शुरू हुई इस पॉलिसी को जून 2022 में ही क्यों बंद कर दिया गया, जबकि इसके ठेकेदारों से इसके पैसे पूरे लिए जा चुके थे? इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन ठेकेदारों ने जब सामने आकर के मुंह खोलना शुरू किया, तब इनके नेताओं के एक एक करके पोल खुलने लगे और ये जेल में जाने लगे। आखिर भैया, जब ये सारी चीजें आपकी बाहर आ रही हैं और लोग जानना शुरू कर रहे हैं, तो आखिर इतनी तिलमिलाहट क्यों? तो भैया, जर्मनी का ये इनका चहेता लड़का जो जर्मनी में जाकर के बैठा हुआ है, उसे भी जान लेना चाहिए कि आखिर इनके उन जो है नेताओं को बेल क्यों नहीं मिल रही है जो इस मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े हुए हैं, जो शराब से संबंधित है। इस कानून में अमेंडमेंट करी गई थी मोदी सरकार के द्वारा। इस अमेंडमेंट में सरकार ने बेल की कंडीशंस बदल दी, बेल लेने को और मुश्किल बना। देखिए कैसे प्रोपेगेंडा सेट किया जाता है। भाई ये कह रहे हैं कि 2018 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, बिल्कुल किया गया, लेकिन इसे गैर जमानती 2012 से ही रखा गया था। और 2012 में किसकी सरकार थी आपको पता ही है। खैर, आपको बताता चलूं, इसमें कानून में यह कहा गया 2018 में, यदि सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि व्यक्ति निर्दोष है तो उसे बेल दी जा सकती है। और इसी आधार पर हरियाणा समेत तमाम ऐसे राज्यों में कई सारे प्रकरणों में बेल दी भी गई। अभी हाल ही में संजय सिंह भी इसी प्रकरण में बेल पाए हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि इस मामले में बीजेपी सरकार ने कुछ पेचीदा किया है या कुछ जानबूझकर अमेंडमेंट किया है, ये सरासर गलत है। वहीं आपको बताता चलूं कि इस तरीके की बातें लगातार अरविंद केजरीवाल जब करते हैं, तो एक बात मुझे पुरानी वीडियो में आती है और जिसमें वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं ना तो बीजेपी से अलायंस करूंगा, ना ही कांग्रेस से अलायंस करूंगा। लेकिन आपको पता ही है कि वर्तमान सरकार, अब जब चुनाव हो रहे हैं इलेक्शंस के 2024 में, तो वो किसके साथ अलायंस करके सरकार बनाने के लिए प्रयासरत है। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने बच्चों की कसम खा सकता है, झूठी कस्में खा सकता है, क्या आप उस पर विश्वास कर सकते हैं कि वो सच बोल सकता है? केजरीवाल के अरेस्ट पर रिएक्ट करते हुए कांग्रेस पॉलिटिशियन राहुल गांधी ने कहा, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। भाई, किस तरीके से मोदी जी को डरा हुआ तानाशाह कर रहे हैं। भाई, मुझे हंसी आ रही है कि मोदी जी को डरा हुआ तानाशाह कर रहे हैं। ये वही व्यक्ति है जिसने सबसे पहले ट्वीट करके कहा कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच होनी चाहिए। और अब जब चुनाव नजदीक है और वो इंडिया अलायंस में शामिल हो गए हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल जी, तो अब वो सब दूध के धुले हो गए। यानी कि अब उनके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए, या उनको जो है जेल में बंद किया गया, तो जो सरकार है वो तानाशाह हो गई। आखिर क्यों? भैया, ये कुल मिलाकर के मोदी जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर, आगे देखते हैं।
और क्या वीडियो में कहते हैं उसको अनलॉक करते हैं। समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना। पार्टियों को तोड़ना, क्या आप अगर कोई राजनेता एक पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो क्या उसे पार्टी को जोड़ना कहेंगे? ये सरासर गलत है। फिलहाल ये इस तरह का प्रोपेगेंडा चला करके आप क्या लोगों में संदेश देना चाहते हैं? आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे राजनेता होंगे जो बीजेपी से कांग्रेस में गए होंगे या कांग्रेस से बीजेपी में आए होंगे या किसी दल से किसी दल में गए होंगे, तो ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। इसे पार्टी को तोड़ना कहना कहीं ना कहीं एक गलत तरीके से प्रोपेगेंडा सेट करना है। वहीं पर दूसरी बात कर लें इलेक्टोरल बॉन्ड की, जिसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी का हफ्ता वसूलना। आपको बताना चाहूंगा कि दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो चंदे यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो चंदा प्राप्त हुआ है उसमें महज 48% जो चंदा गया है वो बीजेपी को गया है। बाकी 52% जो चंदे गए हैं वो अलग अलग पार्टियों को गए हैं। तो अब इससे क्या सिद्ध हो रहा है? इससे ये सिद्ध हो रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक तरफा बात ही दिखा रहे हैं। जनता को सिर्फ एक तरफा बात क्यों बता रहे हैं? आपका क्या मोटो है? कहीं ना कहीं अपोजिशंस की तरफ से आप एक प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं आने वाले इलेक्शंस के लिए। कि एक्चुअली में 2016 से 21 के बीच में होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करते थे अंडर अमित शाह। दूसरे हैं सुखबीर संधू जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। भाई ये करें इलेक्शन कमिश्नर बदले गए। भाई अगर आप एक चीज रिसर्च कर लिए तो शायद आपको पता चल गया होता कि भारत में निर्वाचन आयुक्त का जो उम्र सीमा है यानी कि उसके जो टेन्योर है उसकी जो सर्विस का वो 6 साल है या अधिकतम 65 वर्ष जो भी वो अचीव करे। तो अब अगर कोई व्यक्ति जो कि पिछले 10 वर्षों से बीजेपी की ही सरकार थी, अगर उसके कार्यकाल में वो सचिव या कुछ भी रहा होगा तो जाहिर सी बात है उसे उस पद तक आना था। तो इसमें इस तरीके की बहुत हाय तौबा मचाना मुझे नहीं लगता कि सही है। आपने अपने तरीके से एक प्रोपेगेंडा सेट किया और लोगों में प्रसारित करना चाहा, ये आपकी बात। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गांगोपाध्याय ने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया और कुछ ही दिनों बाद फॉर्मली भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ध्रुव भाई तुम इतना बढ़िया रिसर्च करते हो, मुझे आज पता चला। ध्रुव भाई कह रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर ली अभिजीत गांगुली ने। भाई अभिजीत गांगुली ने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो इतना हाय तौबा क्यों मचाए हो? आप शायद ये बात भूल गए कि कांग्रेस में जो बंगाल कांग्रेस के प्रेसिडेंट है अधीर रंजन चौधरी साहब और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, शायद उन्होंने सबसे पहले अभिजीत गांगुली को इनवाइट किया था कि वो कांग्रेस ज्वाइन करे। और वो चाहते थे यानी कि अधीर रंजन जी ये चाहते थे कि वो कांग्रेस में यानी कि कांग्रेस का सीएम चेहरा हो बंगाल के अंदर। अब जब कांग्रेस वाले खुद चाह रहे हैं कि वो अभिजीत गांगुली जी कांग्रेस ज्वाइन करें और यहाँ बीजेपी में वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, तो इस तरीके का प्रोपेगेंडा आखिर क्यों सेट कर रहे हो? क्या दिखाना चाहते हो? यही कि आप किसी पार्टी विशेष के लिए कार्य कर रहे हैं? लोगों को एक तरफा दिखाना बंद करो ध्रुव भाई। महंगाई की तो क्या ही बात करनी, पेट्रोल का दाम 90 रुपए से लेकर 110 रुपए तक पहुंचा। ध्रुव भाई अपनी वीडियो में आप ये तो बता रहे हैं कि इस समय महंगाई में बढ़ोतरी हो गई, पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, यानी कि 90 से 110 रुपए होंगे। बिल्कुल हो गए। लेकिन क्या आपको पता है कि कांग्रेस की जब सरकार थी 2004 में, तो उस समय क्या रेट थे पेट्रोल और डीजल के? लगभग 35 रुपए के आसपास। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई उस समय पेट्रोल और डीजल के दाम क्या थे? 72 रुपए के आसपास। तो इतना डिफरेंस उस समय था 10 सालों में। और आज जो डिफरेंस है वो क्या है? अगर इस समय ये माना जाए कि कांग्रेस की सरकार होती और उसी रफ्तार से पेट्रोल और डीजलों के दाम जो है वो बढ़ते, तो आज शायद ये आंकड़ा 140 से 150 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से होता। तो फिलहाल ये आंकड़े ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो विकास के साथ साथ जो स्थिति होती है उसी के आधार पर ये जो चार्जेस हैं, जो रेट्स हैं, महंगाई वो बढ़ती है। तो इसके आधार पर आप लोगों में ये प्रोपेगेंडा सेट करें कि कौन बेहतर है कौन सही नहीं है, तो फिलहाल मुझे तो नहीं लगता कि आप एक अच्छे नरेटर बन पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहना चाहता हूं कि आप रिसर्च थोड़ी बढ़िया करिए और लोगों तक दोनों तरफ की स्टोरी पब्लिश करिए ताकि लोगों को ये पता चल सके कि सच्चाई क्या है। आप लोगों को डार्क में रख करके केवल एक तरफ की सच्चाई दिखा करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? फिलहाल आज की इस वीडियो से हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आप जब भी किसी की वीडियो देखें तो दोनों तरफ की सच्चाई को जरूर जानें और आने वाले इलेक्शन में आपको किसको वोट करना है आप ये खुद तय करें। आप अपने विवेक से सोचें और किसी के इस तरीके की बहकावे में आकर के, प्रोपेगेंडा के बहकावे में, इन्फ्लुएंस में आकर के आप वोटिंग ना करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी प्रकार से आपको मिलते रहें और ताजा तरीन खबरों से आप अपडेट होते रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।